बीकानेर का सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, यहाँ का डायबिटीज केयर एंड रिसर्च सेंटर। यहाँ से 100 पेशेंट्स का चुनाव होता है एक एक्सपेरिमेंट के लिए। इनमें से 50 पेशेंट्स फॉर्म करते हैं जिसे कहा जाता है कंट्रोल ग्रुप। इनको स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी कि डाइट, एक्सरसाइज एडवाइस एंड मेडिकेशन। और जो बाकी के 50 होते हैं ये जाते हैं एक्सपेरिमेंट ग्रुप में, और इनको एडमिनिस्टर किया जाता है म्यूजिक थेरेपी प्रोटोकॉल। इस म्यूजिक प्रोटोकॉल में इनको रोज 45 मिनट्स का म्यूजिक सेशन एडमिनिस्टर किया जाता है। ये 45 मिनट्स के सेशन में 5-5 मिनट के 2 ब्रेक्स होते हैं, और ज्यादातर इनमें वो म्यूजिक प्ले किया जाता है जो इनके लिए यूजफुल हो। एक बड़े से हॉल में इन सभी पेशेंट्स को, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्हें बिठाया जाता है, और एक ऑडियो सिस्टम के थ्रू इन्हें ये म्यूजिक प्रोटोकॉल एडमिनिस्टर किया जा रहा है। ये सभी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पेशेंट्स हैं। 3 महीने के बाद में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पेशेंट्स का और कंट्रोल ग्रुप के पेशेंट्स का कंपैरिजन होता है कि उनकी सेहत अब कैसी है। तो ये पाया गया कि वो सभी पेशेंट्स जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में थे और रोज म्यूजिक प्रोटोकॉल उन्हें दिया जा रहा था, उन लोगों में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ। उनके ब्लड कोलेस्टेरॉल लेवल्स सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए, और साथ में उनका बीएमआई, यानी कि उनका जो वेट था, ओबेसिटी का जो एक मेजर होता है बॉडी मास इंडेक्स, उसमें गिरावट आई। वेस्ट हिप रेशियो उनका कम होकर के नॉर्मल रेंज की तरफ आ गया। ये सब कुछ सिर्फ 3 महीने के अंतर पे। ये स्टडी फाइनली 2011 में एक बहुत ही रेप्यूटेड जर्नल में पब्लिश की गई। इस लैंडमार्क स्टडी ने ये प्रूव कर दिया कि म्यूजिक थेरेपी जो है, इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल एज एन एडजंक्ट टू मॉडर्न डे मेडिसिन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर मेटाबॉलिक सिंड्रोम। बहुत सारे राग हैं जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों में काफी यूजफुल सिद्ध हुए हैं। कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं: राग बागेश्वरी फॉर हाइपरटेंशन एंड टाइप 2 डायबिटीज। न बोले मुझसे मोहन क्यों है रूठे रूठे मोहन यूं कैसे मना। हाई ब्लड प्रेशर के लिए राग कल्याण। दीप जले आना, जब शाम ढले आना। हाई ब्लड प्रेशर के लिए ही राग अहीर भैरव। With MRI and PET scans, it has been possible to see that music engages extensive network of many parts of the brain beyond auditory cortex. A 2-day study on effects of music showed immense benefits in blood pressure and glycemia. ये कहना गलत नहीं होगा that music is a self-reliant system of exercising your brain. My name is Dr. Vinita Singh, and today we are looking at music as medicine. I'm interviewing someone who's an expert in music, and she knows how to use music to heal the brain and to heal the body. Today, we will find out how sound affects our bodies, from our heart to our stomach. This session is going to be fun, it is going to be easy to follow, and it is going to change the way you listen to the music forever. तो वेलकम करते हैं आज की हमारी गेस्ट को, डॉक्टर पद्मजा सिंह। So viewers, it gives me immense pleasure to welcome Dr. Padmaja Singh on my platform. Dr. Padmaja ने अपना MA और PhD वोकल म्यूजिक में यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर से किया था, and she retired as professor and head of department of music from CMP Degree College, University of Allahabad. डॉक्टर पद्मजा ने बहुत सारी रिसर्च की है म्यूजिक थेरेपी के फील्ड में, जिसे हम संगीत चिकित्सा भी कहते हैं, एंड शी हैज टू हर क्रेडिट 22 पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स ऑन दिस टॉपिक, on the topic of music and music therapy. Her work in the field of Sangeet Chikitsa has received worldwide appreciation and recognition. डॉक्टर पद्मजा ने बहुत सारे इवेंट्स में और प्रेस्टिजियस कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट भी किया है, और आज हम लोगों का ये सौभाग्य है कि उन्होंने अपने बिजी टाइम में से हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला और हमसे वो म्यूजिक थेरेपी के बारे में बात करेंगी. So today Dr. Padmaja will share with us tips and facts about effect of music on our health and well-being. So Dr. Padmaja, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे. Thank you.
जैसे कि हम लोग हमेशा शुरुआत करते हैं एक रैपिड फायर राउंड से। तो अगर आप रेडी हैं तो हम शुरू करते हैं। ये जो सवाल मैं पूछने जा रही हूँ, अगले 5-6 सवाल हैं, तो उनका जवाब या तो हाँ में या ना पे या फिर मैक्सिमम एक सेंटेंस में देना होगा। तो क्या आप तैयार हैं? जी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है आपके लिए कि आपका जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती हैं, तो एक इमरजेंसी सॉन्ग कौन-सा है जो आपको इमीडिएटली अपलिफ्ट करता है आपका मूड? पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। थोड़ा-सा गा के सुनाएँगी? बस जी। एक लाइन। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। अरे वाह! अच्छा, नेक्स्ट सवाल ये है हमारा कि म्यूज़िक को हमें हेडफ़ोन्स के ज़रिए सुनना चाहिए या बस ऐसे ही लाउड वॉल्यूम में चला के सुनना चाहिए? लाउड। ओके, हेडफ़ोन्स नहीं यूज़ करना चाहिए आपके हिसाब से। जी। बाथरूम में जब हम नहा रहे होते हैं, तो उस टाइम जब हम गाना गाते हैं, इज़ इट एक्चुअली गुड फॉर आवर हार्ट हेल्थ? ट्रू और फॉल्स? बाथरूम में देखिए अपनी इच्छा से सब लोग गाते हैं। ज्यादातर तो कहा जाता है कि जिनको गाना नहीं आता वो भी बाथरूम में गा लेते हैं। तो जी, गाने के लिए कोई मतलब ये जरूरी नहीं है कि गाएं तभी उनका, क्योंकि उसमें ध्यान एकाग्र करके तो नहाना नहीं है। उसमें तो भाई वो एक दैनिक क्रिया है, इसे हम लोग करते ही हैं रोज, तो वो तो स्वाभाविक क्रिया है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो गा भी ओके। सकते हैं, नहीं भी गा सकते हैं, अपनी इच्छा के ऊपर है, मतलब पसंद के ऊपर। हाँ, अपनी इच्छा पर है, ठीक है। तो लॉन्ग बोरिंग ड्राइव पे हम हैं, तो इस समय पे बेस्ट म्यूज़िक कौन-सा होगा हमारे लिए सुनने के लिए? कि अगर हम लॉन्ग ड्राइव पे हैं तो एक तो बहुत रिलैक्स होकर के गाड़ी में ड्राइव करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें ऐसा संगीत सुनना चाहिए जो थोड़ा जोशीला हो, जो हमें एक तो एकदम सचेत रखे, नींद ना सोने ना आए। दें। और हुँ, हाँ, एकदम एकाग्रचित्त होकर के हम अपनी ड्राइविंग करें, तो इस ताकि कोई दुर्घटना ना घटे, तो इसलिए हमें ऐसा म्यूजिक गाना चाहिए जो थोड़ा जोशीला हो। बिल्कुल सही। और एक अगला सवाल एक और है कि एक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो जब भी लोग प्ले करते हैं, बजाते हैं, तो अच्छा ही महसूस करते हैं? सितार। जी, सितार। सितार एक्चुअली मेरा भी फ़ेवरेट इंस्ट्रूमेंट है और एक्चुअली मैंने इसे सीखना भी शुरू किया था लॉन्ग टाइम बैक जब मैं हाउस जॉब कर रही थी अपना। क्या ये सच बात है कि म्यूज़िक से आपका फ़िज़िकल पेन कम हो सकता है? जी बिल्कुल। वाह! आपने तो बिल्कुल ये 6 के 6 सवालों का बहुत ही सुंदर जवाब दिया। डॉक्टर पद्मजा, अब हम आगे चलते हैं अपने इंटरव्यू में। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई ऐसा गाना या कुछ ऐसा जिसको कॉमन मैन भी फ़ॉलो कर सके, सवेरे उठते ही जिसको हम सुने या गाएँ तो एकदम से फुर्ती आ जाए और हम बाकी के दिन के लिए तैयार हो जाएँ, कुछ ऐसा? देखिए सुबह तो ईश्वर वंदना का ही समय होता है, तो उस समय तो भजन वगैरह ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। या तो अपने घर में हनुमान चालीसा का वो सीडी या कैसेट जो भी हो लगा दे, या फिर अगर गाना है तो कोई भजन जैसे वो है अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, हाँ, हाँ, इसको भी गा हाँ। सकते हैं। जी। इससे बड़ा अच्छा लगता है। सुबह सुबह तो ये सब गीत बहुत अच्छे लगते हैं। ये है, और भैरवी राग के कुछ कुछ गीत हैं, कुछ बंदिशें हैं शास्त्रीय, और कुछ मतलब फिल्मी सॉन्ग्स भी हैं, वो सब अच्छे डॉक्टर लगते हैं। पद्मजा, मुझे थोड़ा-सा आप बताइए ज़रा भैरवी राग के एक आध बंदिश और कुछ इस तरह के उदाहरण जो मॉर्निंग में हम फ़ॉलो कर सकें, आम आदमी एक। देखिए भैरवी राग तो सुबह का राग है ही, और सुबह बहुत अच्छा लगता है ये गाने में। तो हमने जयशंकर प्रसाद जी की एक कविता है, प्रीति विभावरी जागरी, शायद आपने हाँ, पढ़ा हाँ, होगा। हाँ। बहुत शायद अच्छी मैंने कविता है। हाँ, मैंने सुना है इसको, बहुत ही प्यारे हाँ, वर्ड्स हैं इसके। इसको तो मैंने भैरवी राग में ही कंपोज किया है, वही मैं अरे आपको वाह! सुनाती हूँ। अरे वाह! आप हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक बार प्लीज़ थोड़ा-सा कुछ लाइनें सुनाइए।
हाँ, तो हम इसको आपको गा के सुनाते हैं। जी जी। बीते विभावरी जागरी, बीते विभावरी जागरी, बीते विभावरी जागरी, दीम तनन देरे न देरे तनन न दीम तनन देरे न देरे तनन तादिर दिर 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 तानी तादारी तादारी दानी तादिर दिर 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 तानी तादारी तादारी दानी धा किट तक धिंता क्रांधा क्रांधा देरे न देरे न देरे न वाह, बीते विभावरी जागरी। ये आपने खुद ये संगीत दिया है? जी, गजब। इसको मैंने राग भैरवी में ही कंपोज किया है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। इसके वर्ड्स भी बहुत अप्रोप्रिएट हैं डॉक्टर पद्मजा। जी और डॉक्टर पद्मजा जैसे बच्चों को हम कहते हैं कि आप फोकस कीजिए कुछ पढ़ाई के लिए या कोई और काम जिसमें बहुत ज्यादा फोकस करने की, कंसंट्रेट करने की जरूरत है, तो ऐसे मौके के लिए कोई राग या कोई सॉन्ग जो कि बहुत इफेक्टिव होगा। जी, देखिए जब बच्चे पढ़ते हैं उस समय उनको एकाग्रचित्त होने के लिए संगीत की आवश्यकता पड़ती है। जी जी तो हमें ऐसी म्यूजिक देनी चाहिए, अगर संभव हो तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक इसमें बहुत अच्छा लगेगा, और जी। एकदम फ्लो उसको बजाए, और हम्म। वो चारों तरफ उसकी बस खाली ध्वनि, हल्की हल्की ध्वनि सुनाई देती रहे, कि तो वो शब्दों में से डिस्ट्रैक्शन हो सकता है इसलिए। हाँ जी जी। और वैसे तो भाई राग तो अगर कोई गाया जाए तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। और म्यूजिक तो अगर थोड़ी सी ऐसी म्यूजिक हो जो शांति प्रदान करने वाली हो, थोड़ी स्लो हो, जो धीमी धीमी मीठी आवाज कान में सुनाई देगी, तो उससे बच्चे का ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। वो जो विषय पढ़ रहा है, जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उसी में उसका ध्यान केंद्रित हो जाएगा। जी, ये काफी अच्छी टिप है। और डॉक्टर पद्मजा, जिन लोगों को सोने में दिक्कत होती है, एक्चुअली मेरा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें लोग ज्वाइन करते हैं हेल्थ एंड वेलनेस टिप्स वगैरह के लिए। हम लोग काफी अच्छे डिस्कशंस करते हैं। तो इस जी सेशन से पहले मैंने उन लोगों से ये शेयर किया था कि मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि नींद नहीं आती है उसके लिए क्या म्यूजिक थेरेपी इफेक्टिव होती है, और अगर होती है तो किस तरह की हमें म्यूजिक सुननी चाहिए जिससे कि हम अच्छे से सो सकें। जी। म्यूजिक थेरेपी का नींद में बहुत अच्छा असर होता है। इसके लिए कुछ राग हैं, जैसे दरबारी है, मालकौंस है, भैरवी है, अहीर भैरव है। ये सब ऐसे राग हैं कि इनको गाने से नींद आती है। लेकिन ये है कि अगर क्लासिकल म्यूजिक नहीं तो इससे संबंधित इस राग पे आधारित फिल्मी सॉन्ग्स भी हैं। जी जैसे मालकोस में है वो, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। और अहीर भैरव में देखिए है वो, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताए, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। ये अहीर भैरव में है। दरबारी में है, जनक जनक हम्म। तोरी बाजे पायलिया, जनक जनक तोरी बाजे पायलिया, जनक जनक तोरी बाजे पायलिया। और भी कई सॉन्ग्स हैं इसमें। जी, ये बहुत एक्चुअली। प्यार करते हैं तुमको सनम, ये भी उसी में है। हाँ और हाँ तुरा हाँ। मंदिर का बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग है इसमें। जी, इन सभी सॉन्ग्स में क्या मैं सही सोच रही हूँ, आप बताइए कि बहुत ज्यादा एक तो ऊपर नीचे सुरों का चढ़ाव उतार नहीं है, और दूसरा बड़ी स्टेबल सी म्यूजिक है जैसे हमारी हार्ट बीट होती है, ऑलमोस्ट जी उस तरह की इसमें, मतलब रिदम है एक तरह की। तो शायद ये इसका भी अपना रोल होता होगा इसमें नींद आने में, कुछ ऐसा है या कुछ और कारण इंस्ट्रूमेंटल है? म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में अगर राग जजयवंती के स्वर बजते हो तो जी उससे भी जी। बहुत अच्छी चीज आती
मैं पढ़ रही थी थोड़ा-सा म्यूज़िक एज़ थेरेपी के बारे में, तो मैंने देखा कि काफ़ी पुराने समय से म्यूज़िक को एज़ थेरेपी यूज़ किया जा रहा है। एक्चुअली काफ़ी पुरातन काल से थाउज़ेंड्स ऑफ इयर्स अगो भी म्यूज़िक था। तो थोड़ा-सा हमें बताएँ कि हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक एज़ मेडिसिन कितनी पुरानी है? देखिए, ये तो हमारी अति पुरातन काल से ये म्यूजिक थेरेपी चल रही थी। बस फ़र्क इतना था कि हमने इसका ये नाम नहीं दिया था और इस पे कभी इतना फ़ोकस नहीं किया। देखिए, बच्चों को लोरी गा के थपकी दे कर के सुलाना ये बहुत पुराने ज़माने से ही हो रहा है। और बच्चा क्यों सो जाता है? क्योंकि ये जो हम ये थपकी देते हैं बच्चे को, ये एक लय होती है और हमारा पूरा शरीर जो है वो लयात्मक है। हमारे हृदय की धड़कन, हमारी जो हार्ट बीट्स हैं, आप उनको कभी भी चेक करिए तो वो एकदम समान अंतराल पे होती हैं। कभी जब असमान होती हैं वो तो हम हार्ट के पेशेंट घोषित कर दिए जाते हैं और जब देखिए जब वो हार्ट बीट रुक जाती हैं तो हम मृत घोषित कर दिए जाते हैं। तो जब किसी चीज का हमारे शरीर से इतना घना संबंध है, मतलब यही जो लय है, यही लयात्मकता ही संगीत का प्राण है। तो निश्चित रूप से हमारे हृदय की धड़कन, नाड़ी की स्पंदन और श्वास की गति सब में एक लय है और यही लय संगीत है। तो जब इतना रिश्ता संगीत का हमारे जीवन से है, हमारे मृत्यु से है, मतलब हमारा जीवन मृत्यु ही उससे घोषित किया जाता है, तो निश्चित रूप से संगीत चिकित्सा तो बहुत कारगर होगी। और देखिए आप, जब भी हम कभी भी ऐसा कुछ होता है, कभी पुराने जमाने से किंवदंती फेमस थी कि जब कृष्ण भगवान की बंशी बजाते थे तो गाय अधिक दूध देती थी। कोई भार उठाते हैं तब हम संगीत का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि हमारे जीवन के 16 संस्कार हैं और सभी संस्कारों में कोई ना कोई हम गीत गाते हैं और सबके अलग अलग गीत हैं। तो सोचिए कि आप म्यूजिक कितना हमारे जीवन से जुड़ा है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हम संगीत में रहते हैं। यहाँ तक तो अब तो साइंटिस्ट ने ये भी कह दिया है कि हमारे ये जो पांचों तत्व हैं शरीर के, इसमें संगीत समाहित है और निश्चित रूप से समाहित है। मेरा भी ये मानना है, मैं महसूस भी करती हूँ कि संगीत के बिना तो जीवन है ही नहीं। और देखिए सबसे पहले तो हमारे यहाँ जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो बहुत ज्यादा सैनिक घायल हो गए। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में ना तो बेड था और ना पेन किलर्स थी। तब कुछ संगीत के गायक वादक वहां पर आए और उन्होंने जमीन में गद्दे बिछाए पेशेंट के लिए, उनको लिटाया, अलग अलग ग्रुप बना करके वादन वाले अलग ले गए, गायन वाले अलग ले गए, तो उन्होंने संगीत के माध्यम से उनके पेन को कम किया और इसमें बहुत अच्छी सफलता मिली। लेकिन हमारे यहाँ यही है कि उस पर फोकस नहीं किया गया। फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब फिर हमारे यहाँ फिर संगीत का प्रयोग किया गया, लेकिन हमारे देश में इतना फोकस नहीं किया गया। और अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले एक सिलेबस बनाया म्यूजिक थेरेपी पे और उसको सबसे पहले कंसास यूनिवर्सिटी ने 1946 में उसको क्रियान्वित किया। फिर उसके बाद वो सभी कॉलेजेस में उनका वो भेज दिया गया सिलेबस और सब जगह इसकी पढ़ाई होने लगी। फिर उसके बाद 1950 में उन्होंने एक नेशनल एसोसिएशन फॉर म्यूजिक थेरेपी करके एक संस्था बनाई, जिसमें जो अभी भी है और उसमें एट प्रेजेंट 5000 डॉक्टर जो है म्यूजिक थेरेपी से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्या बात तो है! देखिए उनके यहाँ इतना फोकस दिया और किया। हमारे यहाँ बस इतना नाम नहीं, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पहले किसी ने संगीत चिकित्सा नहीं की। हमारे यहाँ तो 1936 37 38 में एक लाहौर के निवासी थे डॉक्टर JL पाल। वो पियानो वादक थे, बहुत अच्छा पियानो बजाते थे। उन्होंने एक अपनी बहुत छोटी सी शॉप खोल रखी थी, एक क्लिनिक खोल रखी थी। उसका नाम भी उन्होंने रखा था म्यूजिकल मेडिकल इंस्टीट्यूट। और वो वहां पे अपने पियानो वादन से ही संगीत चिकित्सा करते थे, अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करते थे म्यूजिक थेरेपी के थ्रू। और उन्होंने 1936 में एक बुक भी पब्लिश किया था संगीत चिकित्सा करके। तो हमारे यहाँ भी बहुत काम हुआ, लेकिन हाँ एट प्रेजेंट हमारे यहाँ काफी इसका प्रचार प्रसार हुआ है। और चेन्नई में अपोलो हॉस्पिटल में, दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल में, लखनऊ में नूर मंजिल में, इलाहाबाद में बेली हॉस्पिटल में और कई जगह हमने तो कई डॉक्टरों से संपर्क किया और बड़ा अच्छा सबका विचार मिला और इसका अब काफी प्रचार प्रसार है। मैंने बांदा के एक हॉस्पिटल के एक डॉक्टर थे AK सिंह, उनसे मैंने बात भी किया तो उन्होंने बताया कि डिलीवरी के टाइम
और सर्जरी के टाइम इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया है। प्रतापगढ़ के एक मेडिकल ऑफिसर थे डॉक्टर प्रशांत शुक्ला, उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि देखिए जैसे हमारे यहाँ जब कोई डरता है तो हनुमान चालीसा पढ़ता है अपना भय दूर करने के लिए, उसी हाँ तरह जो मानसिक रोगी हैं उनको अगर संगीत सुनाया जाता है तो संगीत चूंकि ऐसा विषय है कि वो हमारे मन मस्तिष्क में एकदम छा जाता है। हम जब पूरा संगीत में हो जाते हैं तो हमें दूर दूर तक किसी और चीज की अनुभूति नहीं होती है, और वही अवस्था सिर्फ आनंद की अवस्था जो होती है वही अवस्था एक तरह से मेडिसिन होती है हमारी बीमारियों की। तो उन्होंने बताया कि तनाव वाले जो हैं, जिनके हृदय में दूषित विचार आते हैं, म्यूजिक सुनने से उनके वो विचार नष्ट होकर के उनके अंदर प्रेम और सद्भावना की भावना उत्पन्न करता है म्यूजिक। जी, डॉक्टर पद्मजा, शायद ये इट हैज़ बीन म्यूजिक हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ बहुत टाइम से। एक्चुअली मैं आज पढ़ रही थी, आपसे ये बातचीत करने से पहले मैं पढ़ रही थी थोड़ा सा म्यूजिक के बारे में, तो मैंने ये भी जाना कि 3000 ईयर्स ओल्ड इजिप्शियन स्क्रोल्स जो मिले हैं हमें, एंशियंट इजिप्शियन स्क्रोल्स, उसमें भी म्यूजिक एज मेडिसिन का जिक्र है। और डॉक्टर पद्मजा, आपका खुद का पर्सनल क्या रिसर्च का एरिया रहा था जिस पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट था? जैसे कि अभी हमने देखा कि आपने तो ऑलमोस्ट 22 पब्लिशेस हैं आपके नाम पे, तो आपका कौन सा स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट था इसमें? तो मेरा रिसर्च करने का मेन उद्देश्य ये था कि हम सबसे ज्यादा ये देखते थे कि हमारे आजकल समाज में हर आदमी परेशान है, इतना टेंशन है, इतना स्ट्रेस है। तो मुझे लगता था कि संगीत ही एक ऐसी विधा है जिससे हम इस स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। मेंटल तो रिलैक्सेशन। ज्यादातर मेरे हाँ इसी पर हैं, कुछ बीमारियों से संबंधित हैं, कुछ तनाव से, कुछ स्ट्रेस से, और कुछ और भी प्रकार के कुछ हैं, जैसे कि आतंकवाद पर भी कुछ था कि इसमें संगीत की क्या भूमिका हो सकती है। डॉक्टर पद्मजा, उसमें आतंकवाद में कैसे म्यूजिक का उससे भी रिलेशन हो सकता है? बिल्कुल, कोई भी मनुष्य जो है, जो जीवंत प्राणी है, यहाँ तक कि पशु पक्षी और प्रकृति पर भी संगीत का असर पड़ता है। तो मनुष्य तो बहुत सौभाग्यशाली रचना है इस प्रकृति की, सबसे सशक्त मानी जाती है, तो उस पे तो संगीत का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। तो उस पेपर का क्या कंक्लूजन था जो आपने देखा था कि इफेक्ट ऑफ म्यूजिक उन लोगों पे जो आतंकवाद में जा रहे हैं? तो उसमें ये था कि बच्चा देखिए जब जन्म लेता है तब तो उसके अंदर कोई भी इस तरह की आदतें नहीं होती हैं। वो जो भी बनता है वो हमारे समाज में ही रहकर बनता है, यहीं पे सीखता है, यहीं पे सब कुछ करता है वो। तो बच्चा अगर ये बन रहा है तो इसमें समाज की बड़ी अहम भूमिका होती है। लेकिन अगर उस बच्चे को थोड़ा ही समय दें, भले ही ज्यादा समय ना दे पाए, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा भी करें और संगीत के वातावरण में उसको रखा जाए तो निश्चित रूप से उसका मन कहीं ना कहीं शुद्ध होगा, पवित्र होगा, और अच्छी भावनाएं उसके अंदर जन्म लेने लगेंगी और अपने गलत काम का उसको एहसास होने लगेगा। आई थिंक ये काफी इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि जैसा कि आपने जी बताया, हम लोग जब बात कर रहे थे कि म्यूजिक जो है ये अल्फा वेव्स को बढ़ाती है हमारे ब्रेन में, जो कि रिलैक्सेशन एंड डोपामिन। तो जब एक इंसान अंदर से खुश महसूस कर रहा है तो शायद पॉजिटिविटी ही आती है, उसमें जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो कम हो जाती हैं हमारे माइंड में। ये एक्चुअली काफी अच्छा थॉट था डॉक्टर पद्मजा। और अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक तो होता है म्यूजिक एज प्रोफेशन, जैसे आपने किया था अपना मतलब रिसर्च करने के अलावा यू वर टीचिंग म्यूजिक। एक होता है म्यूजिक एज मेडिसिन प्रैक्टिस, म्यूजिक थेरेपी की प्रैक्टिस। तो इन दोनों के करने में क्या फर्क है कुछ? हम इन दोनों को क्या अलग तरीके से हमें देखना चाहिए? थोड़ा उसके बारे में बताइए। नेता जी, इसमें बहुत अंतर है, दोनों एकदम अलग चीजें हैं। देखिए, प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा, इसके थ्रू हम मनी अर्न करते हैं, अपना अपनी फैमिली चलाते हैं, अपना खर्चा करते हैं, ये एकदम अलग चीज है। और प्रोफेशन, देखिए चूंकि पेशा है हमारा, टीचिंग रहा है, तो टीचिंग में हम क्या करते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें अलग से हम कुछ ऐसा नहीं करते हैं, वो हमारी ड्यूटी ही है, हमें सिलेबस कंप्लीट कराना है वो हम कराते हैं, और उसके बदले में हमें सैलरी मिलती है। लेकिन म्यूजिक थेरेपी जो है वो एकदम अलग चीज है। म्यूजिक थेरेपी हम दूसरे के लिए करते हैं, जो पेशेंट होता है उसके उसको ठीक करने के लिए हम म्यूजिक थेरेपी करते हैं।
तो हमें उसके बारे में, उसकी जानकारी लेने के लिए उसके बारे में बहुत स्टडी करना पड़ता है। क्योंकि जब हम कोई भी चिकित्सा का अंग अपनाएंगे और दूसरे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि उसकी पसंद क्या है। म्यूजिक के क्षेत्र में तो विशेष रूप से ये हमें देखना पड़ता है, क्योंकि अगर उसको म्यूजिक पसंद नहीं है तो उस पर असर नहीं करेगी। अगर म्यूजिक में देखिए, म्यूजिक में है क्लासिकल म्यूजिक है, सेमी क्लासिकल है, फोक सॉन्ग्स हैं, तो ये सब चीजें हैं। अगर क्लासिकल म्यूजिक उसको पसंद नहीं है पेशेंट को, तो वो उसमें समाहित नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उसको समझ में नहीं आएगा। और जब तक समझेगा नहीं, संगीत की यही विशेषता है कि जब हम उसको समझेंगे, उसमें हम समाहित हो जाएंगे, एकदम आनंद विभोर हो जाएंगे, और जो आनंद की स्थिति होगी तब उसी से हम उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो देखिए ऐसे है कि अगर हम भाई बच्चे का, किसी बच्चे के ऊपर मान लीजिए हम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैंने तो एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया और ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहा। तो एक बच्चे के ऊपर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक मेरे परिचित थे, उनके मतलब उस बच्चे के पेरेंट्स, मदर फादर दोनों ही, उनका मर्डर उसकी आंखों के सामने हुआ, और वो बच्चा इतना शॉक हुआ कि वो एकदम, उसने बोलना बंद कर दिया। तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स बहुत परेशान हुए, बहुत जगह उसका ट्रीटमेंट कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, उसने बोलना एकदम बंद कर दिया था। फिर एकदम हमसे मुलाकात हुई अचानक, और बातों बातों में हमारे साथ दो तीन लोग और थे, उन्होंने कहा कि आप तो बहुत ये सब कर रही हैं, करिए। तो पहले मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि परिचित लोग थे, लगा कि अगर नहीं होगा तो फिर बुरा लगेगा। लेकिन उन लोगों ने समझाया कि अरे नहीं, इसमें तो भाई सबसे अच्छी तो म्यूजिक की यही बात है कि अगर भाई फायदा नहीं होगा तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। तो फिर मैंने उनसे बात किया, फिर मैंने बच्चे के बारे में स्टडी किया, मैंने उनके ग्रैंड पेरेंट्स से ही पूछा कि बच्चा किस नेचर है, हंसमुख है कि चिड़चिड़ा है, कैसा है। तो उन्होंने बातों बातों में मुझे बताया कि उसकी मम्मी जो है इसको लोरी गा के सुलाती थी। तब मुझे लगा कि इस पे कुछ हो सकता है। तो मैंने उनसे पहले पूछा कि भाई वो कौन सी लोरी गाती थी, कुछ याद है आपको? तो उन्होंने कहा कि याद तो मुझे नहीं है, लेकिन उसका यही अर्थ होता था कि मेरे अंगना में धीरे धीरे आना, अभी मेरा बच्चा सोया है तो उसको जगाना मत। ये उन्होंने बताया। तो एक फिल्मी लोरी है, मुझे एकदम से याद आई, पवन मोरे अंगना में धीरे धीरे आना। तो हमने कहा अच्छा, मुझे ये याद नहीं थी, मैंने घर जाके इसको तैयार किया। और फिर उन्होंने बातों में ये भी बताया कि बच्चा गुस्सा बहुत करता था, बहुत चिड़चिड़ा बच्चा था। तो हमने कहा अच्छा। फिर दूसरे दिन हम उसके घर गए और हमने उन लोगों से कहा कि आप कमरे से सब लोग बाहर चले जाओ, हमें इसके साथ रहने दो। तो मैंने बहुत कोशिश किया कि उसको गाएं, ये सुने, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन फिर दूसरी तरफ मुंह कर लिया। लेकिन ये तो हुआ कि उसने देखा मेरी तरफ। फिर उस दिन बहुत देर मैंने गाया, कुछ नहीं बोला, और दूसरे दिन फिर मैंने गाया। फिर मुझे लगा कि इस बच्चे को गुस्सा बहुत आता था, तो हो सकता है अगर हम गलत गाएं तो इसको गुस्सा आ जाए और ये बच्चा बोले। तो वो उसकी जो वास्तविक ट्यून थी वो थी, पवन मोरे अंगना में धीरे धीरे आना, पवन मोरे अंगना में धीरे धीरे आना, अभी अभी सोया मेरा लाल ना जगना, पवन मोरे अंगना में धीरे धीरे आना। ये उसकी ट्यून है। फिर मैंने उसको गलत गाया, हमने गाया, पवन मोरे अंगना में धीरे धीरे आना, पवन मोरे अंगना में धीरे धीरे आना। जैसे ही एक लाइन मैंने गाई, उस बच्चे ने कहा गंदी कहीं की, एकदम बच्चा बोला। लेकिन हम गाते रहे इसलिए कि ऐसा ना हो कि एक बार बोल के बच्चा चुप हो जाए। लेकिन जैसे ही बच्चा बोला, उसके घर वाले सब दौड़ के एकदम से कमरे में आ गए। फिर हम गाते रहे और वो मेरे ऊपर गुस्सा ही होता रहा। फिर थोड़ी देर बाद जब हमने 6-7 बार गलत इसको गाया और वो बार बार मुझे गुस्सा हो रहा था, मुझे कह रहा था गाना नहीं आता है फिर भी गा रही है, गाना नहीं आता है फिर भी गा रही है, गलत गाना है। फिर मैं सुनती रही, फिर उसने पूरा गाना मुझे गा के सुनाया, और उस दिन से वो बच्चा बात करने लगा। तो ये एक वाह। मेरे जीवन की बहुत सफलता थी, बहुत अच्छा भी लगा। तो इस तरह से तो पूरा विश्वास हो गया कि मतलब म्यूजिक तो भाई बहुत ताकत है इसमें, हम कुछ भी कर सकते हैं अगर इसमें लगकर कुछ करें तो। बिल्कुल तो सही उस दिन से बात है विश्वास हो गया कि डॉक्टर म्यूजिक पद्मा थेरेपी जान। बहुत है।
मुझे लगता है कि जब आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी तो उस समय आपको बिल्कुल परफेक्ट होना होता था, हर एक सुर, हर एक ताल, सब एकदम बिल्कुल परफेक्ट एंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए था। और यहाँ पे शायद ज़रूरत के हिसाब से, जैसे आपको शायद आपके लिए काफ़ी एफर्ट लगा होगा गलत गाने के लिए, क्योंकि जितना परफेक्ट है म्यूजिक में, तो लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो ये भी करना पड़ता है। तो शायद यही फ़र्क है आपका, मतलब एक क्लास लेने में और इसको प्रैक्टिस करने में, एज मेडिसिन, एज थेरेपी। तो डॉक्टर, उसके हिसाब से सब करना पड़ा। जी जी हाँ, जो मतलब रिक्वायरमेंट है, मौके की जो जरूरत है, उसके हिसाब से आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। तो जब आप रियाज करती हैं, जैसे मॉर्निंग में रियाज कर रही हैं और इवनिंग में मान लो आप कोई किसी को एज अ थेरेपिस्ट आप म्यूजिक सेशन दे रही हैं, तो उसमें भी कुछ फर्क होता होगा। जैसे कि आप कुछ इम्प्रोवाइज उधर भी करती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद रागों को नहीं समझते होंगे, इतना उन्हें पहचान नहीं होगी। फॉर अ कॉमन पर्सन लाइक मेरे को भी इतना ज्यादा पहचान नहीं है रागों की। तो ऐसे केसेस में आप कैसे करती हैं, हाउ डू यू मैनेज? जिनको देखिए रागों की पहचान नहीं होती है, उनके लिए हम फिर फिल्मी सॉन्ग चुनते हैं। क्योंकि अच्छा। जब उन्होंने, जैसे अब राग दरबारी है और उनको सिर दर्द है या उनको बीपी हाई है, तो उसके लिए राग दरबारी का प्रयोग करते हैं। ओके। तो राग दरबारी क्लासिकल म्यूजिक तो ठीक है, लेकिन अगर उनको नहीं समझ में आता है तो फिर वो प्रभाव नहीं डालेगा उनके ऊपर। उसका असर होना चाहिए, इसके लिए हाँ। हमको ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि उसकी पसंद का म्यूजिक हमें उसको सुनाना है। तो हम फिल्मी सॉन्ग्स लेते हैं। अब हम्म। जैसे क्लासिकल म्यूजिक है, हम उसमें आलाप ले रहे हैं, मान लीजिए ये आप राग सारे दरबारी में बता रही हैं? ये राग दरबारी है? गा- अच्छा, जी, ओके। ये राग बताइए। दरबारी है, जी इसका जी हाँ। ये क्लासिकल रूप है। जी मतलब जी हाँ, जो इस बताइए। राग में स्वर प्रयोग किए जाते हैं उनका स्वर विस्तार हाँ किए। हाँ, ठीक। सारे गा मा रे रे सा सा रे सा सारे गा मा पा गा मा रे सा, ये इसका स्वर विस्तार है। अब इसको अगर भाई पेशेंट जो है, अगर उसको क्लासिकल म्यूजिक नहीं मालूम है तो इसमें उसको आनंद नहीं आएगा। लेकिन अगर इसी जगह हम गा देंगे, झनक झनक तोरी बाजे पयलिया, झनक झनक तोरी बाजे पयलिया, या गाएं, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो ये सब सॉन्ग्स उसको जल्दी समझ में आएंगे, क्योंकि अगर उसने मूवी देख रखी है तो एक स्टोरी के साथ ये म्यूजिक उसने सुना है, हाँ, तो वो एसोसिएट। उसको सोचेगा, तो हाँ। उसमें डूब जाएगा, तब उसको इसमें आनंद आएगा। तो राइट। इसलिए अगर पेशेंट के हिसाब से हमें म्यूजिक का चुनाव करना पड़ता है, क्लासिकल हो चाहे फिल्मी सॉन्ग हो। तो फिल्मी जी जी। सॉन्ग तो ज्यादा असर करता है। फोक म्यूजिक, अगर ग्रामीण अंचल में हम कहीं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी के ऊपर, तो फिर हमें फोक म्यूजिक का प्रयोग करना पड़ता है। इसका और मतलब ये। रियाज तो, जी जी जी। और रियाज देखिए व्यक्तिगत होता है, अपना पर्सनल है। रियाज हम इसलिए करते हैं कि हमारी कला जो है वो और अच्छी हो जाए, उसको अच्छा करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम करते हैं। जी हाँ। और डॉक्टर पद्मजा, ऐसे सुनने में आता है कि पहले तानसेन जी जब मेघ राग गाते थे या राग मल्हार शायद गाते थे, तो सच में बारिश हो जाती थी। तो क्या ये सिर्फ कहीं सुनी बातें हैं या इनमें कोई सच्चाई भी होगी? देखिए विनीता जी, हमारा ये मानना है कि हमारे शास्त्रीय संगीत में शास्त्र बड़े क्लिष्ट हैं, कठिन हैं। उनका पालन करना बहुत जरूरी है, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब हम बच्चों को कोई राग सिखाते हैं तो उनके शास्त्रों का हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाते हैं। क्योंकि अगर उनका गायन समय रात है तो हम रात में तो सिखाएंगे नहीं, हम तो दिन में ही वो राग से उनको सिखाएंगे। और बच्चे जब एग्जाम देंगे तो वो भी दिन में देंगे, तो उतना अब प्रभावी नहीं होता। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले हमारे यहाँ घरानेदार शिक्षा प्रणाली थी। उसमें जी। क्या होता था कि गुरु के घर में रहकर ही विद्यार्थी संगीत की शिक्षा लेते थे। तो उसमें वो हर राग
के नियम कानून जो भी हुआ करते थे, जो शास्त्र होता था, उसका विधिवत पालन करते थे। और तानसेन जी के समय में ऐसा रहा होगा कि उन्होंने जो भी राग गाए होंगे उसके पूरे शास्त्र का उन्होंने अनुकरण करते हुए गाया होगा, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय हो सकता है, मेरा ये मानना है, मेरा विचार है ये, कि उस समय उन्होंने अगर हर चीज का पालन करते हुए कोई राग गाया होगा तो निश्चित रूप से उसका असर हुआ होगा। क्योंकि अब जब हम उतने जितने भी शास्त्र हैं उनका पालन नहीं कर पाते हैं, फिर भी म्यूजिक का इतना असर है, तो उस समय तो बहुत ज्यादा उसका प्रभाव पड़ता रहा होगा। सही है। तो ये हो सकता है कि सच हो कि जब वो दीपक राग गाते थे तो दीपक जी जल जाते थे, या जब राग मल्हार गाते थे तो बारिश हो जाती थी, तो हो सकता है सच हो आपके हिसाब से। जी, ये मेरा मानना है। जी जी। डॉक्टर पद्मजा, हमारे आसपास जब हम जगते हैं, सारे जितने हमारे वेकिंग आवर्स हैं, जब हम अवेक हैं, तो उस समय बहुत सारी आवाजें होती हैं और हर कोई आवाज उनमें से संगीत नहीं होती है। जैसे कि ट्रैफिक का शोर है, फोन की घंटी है, या इवन मोबाइल में जो तरह तरह की आवाजें आती हैं, वीडियो गेम्स हैं उनमें से जो तरह तरह की आवाजें आती हैं। तो ये सब तो, इन्हें हम संगीत नहीं कहेंगे, इन्हें तो हम शोर कहेंगे बल्कि। तो ये आपको ध्वनि ऐसा प्रदूषण है। जी हाँ, इसको वही ध्वनि तो। प्रदूषण कहेंगे जी। बिल्कुल, ये तो नॉइज पोल्यूशन ही हो गया एक तरह से। तो जी जी। ये जो नॉइज पोल्यूशन होता है, आपको ऐसा लगता है कि ये इतना पावरफुल हो सकता है कि इसकी वजह से लोग थका हुआ महसूस करें और इरिटेबल हो जाएं, मूड ऑफ हो जाए? क्या ये पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है? ये बिल्कुल होता है, क्योंकि जब इस तरह का अप्रिय अप्रिय ध्वनि जो होगी, अप्रिय मतलब शोर टाइप के जो ध्वनियां होंगी, जो आवाजें होंगी, हाँ वो हम जब सुनेंगे तो हमारे अंदर निगेटिव एनर्जी डेवलप होगी, तो पॉजिटिव एनर्जी निश्चित रूप से हमारी कम होगी, हाँ। तो वो कहीं ना कहीं तो बहुत नुकसानदेह तो ये आजकल का जो मौसम है, इसे हम कौन सी ऋतु कहेंगे डॉक्टर पद्मजा? है। आजकल तो गर्मी चल रही है, तो गर्मी। इसके हिसाब से कोई सॉन्ग जो आजकल के लिए सुटेबल राग हो, तो उसके हिसाब से कौन सा सॉन्ग हो सकता है? देखिए, थोड़ा सा। वैसे तो हमारे यहाँ दो ऋतुएं ऐसी हैं जिनको माना जाता है कि उनमें हम कुछ राग ऐसे हैं जो किसी भी समय गा सकते हैं, जैसे जी। वर्षा ऋतु है। तो राग मल्हार, वैसे तो राग के गाने का समय अलग अलग होता है, कभी किसी का सुबह होता है, किसी का शाम, किसी का रात, किसी का ऐसे होता है। लेकिन ये ऐसे राग हैं जो वर्षा ऋतु में मल्हार राग हम किसी भी समय गाएंगे तो उसमें अरे, उतना ही सौंदर्य, उतनी ही एनर्जी आपको मिलेगी। ओके। डॉक्टर पद्मजा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले थोड़ा सा राग मल्हार, प्योर राग जो होता है, और उसके बाद उससे कोई मिलता, उसी पे आधारित अगर कोई बॉलीवुड सॉन्ग है तो थोड़ा सा हमें बताइए, तो मजा आ जाएगा फिर। अच्छा, देखिए, मल्हार में मल्हार की हम बंदिश आपको सुनाते हैं। जी। तो मल्हार बहुत ही अच्छा राग है और वर्षा ऋतु में हम किसी भी समय इसको गा सकते हैं, उतनी ही रंजकता, उतना ही आकर्षण इसमें होता है। तो देखिए, मल्हार के कई प्रकार हैं, एक गीत हम प्रस्तुत करते हैं मल्हार रंग का। रूझूं बदरवा बरसे, रूझूं बदरवा बरसे, रूझूं बदरवा बरसे। वाह, ये राग मल्हार का गीत था ये वाला। क्या बात है। एक स्टडी अभी हाल ही में पब्लिश हुई है जिसमें 70 इयर्स की एज से ऊपर के थे सारे पार्टिसिपेंट्स, और एम ये देखना था कि जब हम उन्हें किसी तरह की म्यूजिकल ट्रेनिंग देते हैं तो उससे उनके ब्रेन के फंक्शन पे क्या असर होता है। तो उनको सबको एक कोई ना कोई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सिखाया गया और 4 साल तक उन्हें फॉलो किया गया। और ये देखा गया कि वो लोग जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन पूरे 4 सालों तक प्ले करते रहे कंसिस्टेंटली, उनमें एक तो ब्रेन डीजनरेशन जो था बिल्कुल स्लो डाउन हो गया। उनके जो मेमोरी थी वो ज्यादा शार्प हो गई एक्चुअली कंपेयर्ड विद दोज पीपल जो नहीं कर रहे थे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले। और ये माना गया कि इससे क्या होता है कि डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन जो होते हैं, ये सारे के सारे नेटवर्क्स आपके एक्टिवेट होते हैं जब आप म्यूजिक प्ले कर रहे होते हैं, बिकॉज इट इज अबाउट सो मेनी सेंसेस।
आप सुन रहे हैं म्यूजिक को, आप उसको प्ले कर रहे हैं, मतलब आपके जो मोटर स्किल्स हैं वो भी प्रैक्टिस हो रहे हैं, सुनने की ताकत आपकी प्रैक्टिस हो रही है, दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो विजन आपका वो भी फंक्शन कर रहा है। तो इनके सबके जो कोऑर्डिनेशन है वो एक तो इम्प्रूव होते हैं। दूसरा एक और चीज है कि जैसे आपने भी अपने क्लास में नोटिस किया होगा कि लोग जब सीखना शुरू करते हैं एक लेवल होता है, फिर धीरे 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 ये प्रोग्रेसिव होता है। ये कि मतलब आप और ज्यादा डिमांडिंग होता जाता है आपका जो म्यूजिकल रूटीन होता है। और शायद यही सब कारण है कि उसकी वजह से उनका ब्रेन फंक्शन जो था बहुत हद तक कंजर्व्ड रहा था। और अभी आज मैंने इस सेशन से पहले पढ़ा है कि जो पार्किंसंस डिजीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें म्यूजिक जो है उसका बहुत बड़ा रोल है। उसको उसके जो मतलब आउटकम क्या होगा, डिजीज आउटकम और ट्रीटमेंट कितना असरदार रहेगा, उसमें अगर हम म्यूजिक को भी ऐड कर देते हैं एज अ बिहेवियरल इंटरवेंशन तो उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो ये तो एक ऐसा फील्ड है जो कि इमर्जिंग है, इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू लाइफस्टाइल मेडिसिन ट्रीटमेंट ऑल्सो, मैं तो ये बोलूंगी। और एक आपके साथ में ये बात करके डॉक्टर पद्मजा बहुत सारी चीजें मेरे को याद आ रही हैं। लेकिन एक यही बात है कि आप चलते चलते हमें आखिर में कोई टिप देना चाहती हैं म्यूजिक से रिलेटेड एक आम इंसान के लिए जिसको म्यूजिक का एवरेज ज्ञान है। देखिए, म्यूजिक का ज्ञान सबको होता है भाई। शास्त्रीय संगीत तो सीखना पड़ता है, लेकिन अगर कोई ऐसे ही गा रहा है तो वो ज्ञान तो उसको संगीत का है ही, क्योंकि अगर वो गा रहा है तो उसको स्वर का ज्ञान निश्चित रूप से है। बिल्कुल बिल्कुल। तो संगीत में इतनी शक्ति है क्योंकि संगीत से इंडोर्फिन्स बहुत बनता है, और इंडोर्फिन्स एक ऐसा रासायनिक तत्व है जो हमें ये एहसास हमारे अंदर भरता है कि हम स्वस्थ हैं, हम खुश हैं। और अगर लाइफ इज हम ये गुड। महसूस करने लगते हैं कि हम खुश हैं तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ ही रहेंगे, क्योंकि खुशी स्वस्थ होने का एक बहुत सबल प्रमाण है। जी। तो बहुत। सुनना चाहिए, संगीत गाना चाहिए, और संगीत से चिकित्सा करने का प्रयास भी करना चाहिए। निश्चित रूप से वो कारगर होती है। अमेजिंग, बहुत ही प्रोफाउंड वर्ड्स थे ये आपके डॉक्टर पद्मजा। आई थिंक बहुत 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 थैंक यू, आपने आज बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। After talking with Dr. Padmaja Singh, I can safely say that we have learned today that music isn't just something that is playing in the background while we are stuck in the traffic. It is a remote control for our mood, our brain, and even our digestion, our overall health. Now, before we go, a quick doctor's note for all of you. We love exploring these new ways to feel better, and music as therapy that we discussed today is a beautiful addition to your life. But remember, it is just that, an addition. It is not a replacement for your regular medical checkup. So, do not forget to consult your doctor for your routine medical requirements, and do not ignore the advice of your own physician. Always chat with your personal doctor before making any big changes to your health routine. We are here to give you more tools to your toolkit. We are not to take the old ones out. I'm Dr. Vinita Singh, your lifestyle medicine professional, culinary health educator, your nutrition science expert. And remember, good food, good mood, good tunes, good life. We'll meet again next time. Until then, you take care and keep smiling. Bye bye.